मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपकी परीक्षाओं अत्यंत निकट आ रही हैं। अब लगभग मान लीजिए कि 2 महीना बचा हुआ है। आपकी स्कीम जो है वो 18 फरवरी से प्रस्तावित है और ये 10 या 12-15 दिनों में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। वैसे आपका सिलेबस मेरे ख्याल से अब एंड हो गया होगा, पूरा समाप्त हो गया होगा। तो सिलेबस के बाद में हम देखते हैं कि हम कितना मजबूत हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आंसर लगाते हैं। आंसर से हमें ये मालूम होता है कि हम कितने नंबर तक, कितने अंकों तक, कितने % पेपर को हल कर पाते हैं। ठीक, इससे अपना आकलन होता है। तो आइए आज हम लोग हल करेंगे भौतिक विज्ञान 2024 का सेट नंबर 4। इसका ये प्रश्न नंबर आपका 4 का खा है। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इन तरंगों के 2 लक्षण लिखिए। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, इन तरंगों के 2 लक्षण लिखना है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक है, जब कोई आवेश त्वरित होता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होती है। जब कोई आवेश त्वरित होता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। इन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती मतलब कि वो निर्वात से होके भी गुजर सकती हैं। जैसे कि कौन, हमारी प्रकाश तरंगें, क्योंकि ये निर्वात में चल सकती हैं, अर्थात इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों की दिशा वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें हो गई। अब इनके लक्षण क्या हैं, तो देखो इनके लक्षण क्या हैं, तरंगें कैसी होती हैं। ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं और इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अब कहोगे प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये चाल इसकी होती है प्रकाश के निर्वात में। ठीक, तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब देखो भैया, अगला सवाल क्या है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या का सूत्र ज्ञात कीजिए। पहले हमें करना है बायो सेवर्ट का नियम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट के अनुसार जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है जो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से वो कारक हैं जिस पर ये चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो पहला हमारा कारक है कि चुंबकीय क्षेत्र जो dB है। अब कहोगे dB क्या है, dB है, देखो B होता है चुंबकीय क्षेत्र। dB का मतलब अल्पांश अवयव, छोटे से अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। dB तार में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अनुक्रमानुपाती I। ठीक, तो क्या हो गया, dB अनुक्रमानुपाती I। पहला इसका कारक हो गया। दूसरा कारक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र dB तार के सूक्ष्मखंड की लंबाई, सूक्ष्मखंड में dl, ठीक, लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश, तो dB अनुक्रमानुपाती dl, उसके अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र dB तार व उस बिंदु के बीच बनने वाले कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से हमारा हो गया dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। साइन थीटा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। तो ये हो गया dB जो है ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। चौथा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र dB तार व उस बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो यहाँ से कितने कारक हो गए, इसके 4 कारक हुए ऊपर।
ठीक, उन चारों कारकों को अगर मिलाते हैं तो इसके एक साइड में dB है, अनुक्रमानुपाती किसके है, dB I के भी है, dl के भी है और साइन थीटा के भी है, और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, r स्क्वायर के, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ से देखा। ठीक, तो ये हमारा हो गया dB अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, अब ये अनुक्रमानुपाती का साइन अगर हटेगा तो यहाँ आएगा एक कांस्टेंट और इक्वल का साइन। वो कांस्टेंट क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये क्या है, हमारा नेतांक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस नेतांक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस का 7। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। अब देखिए यहाँ ये हमारा इसका मान हो गया 10 की पावर माइनस का 7। ये तो बायो सेवर्ट का नियम था। अब इसमें कहा गया है कि हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी ज्ञात करना है। तो अभी हमने ऊपर सिद्ध किया कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB हमारी ये होती है। तो मान लीजिए कि कोई एक वृत्ताकार लूप है और ये जो बना हुआ है ये अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक अल्पांश मान लो ये है, इसकी लंबाई dl है। तो इसकी लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हमारा ये हो गया। अब देखो यहाँ कैसा है, ये लंबवत है। ठीक, यानी यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 पुट कर देंगे, कितना आएगा, साइन 90। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये हमें मिल जाएगा साइन 90 का मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा यहाँ से इसका मान। तो ये तो हो गया 1, तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आएगा I dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हो गया ये। तो ये आया है एक अल्पांश के कारण dB। अब इसमें बहुत सारे अल्पांश हैं, समस्त अल्पांशों के कारण या समस्त अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि होगी, ठीक है, समाकलन dB या समाकलन, ठीक, यहाँ पे dB आएगा ना, तो dB की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, उसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है, देखो ये वाला टर्म जो है कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, धारा भी फिक्स है, r जो कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो हमेशा फिक्स होती है, इसलिए ये सारे कहाँ हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया म्यू नॉट अपॉन, ये यहाँ से आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, dl। ठीक, तो यहाँ dl का मतलब अल्पांश लंबाई है, समाकलन का अर्थ है उस लंबाई का योग। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, dl कितना है, dl है ये छोटा सा भाग यानी ये लंबाई, फिर ये dl, सारे का dl जोड़ेंगे तो बन जाएगी वृत्त की परिधि जो कि होती है 2 पाई r, यानी इंटीग्रेशन dl का मान क्या हो जाएगा, 2 पाई r। तो इंटीग्रेशन dl का मान हो गया 2 पाई r, r से एक r कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 दूना 4, क्या मिल गया, म्यू नॉट बटे 2 I बटे r। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ठीक, या गॉस या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, तो ये हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। देखो भैया अगला हमारा सवाल क्या दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रयोग के में उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा E के व आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ दिया गया है, ज्ञात करो देहली आवृत्ति, कार्यफलन और प्लांक नेतांक। देखिए ये हमारा ग्राफ प्रश्न में प्रदर्शित है। ठीक, ये जो है हमारा एक्स अक्ष ये दिखाता है आवृत्ति को और ये दिखाता है गतिज ऊर्जा को। ठीक, ये एक लाइन यहाँ से है, तो ये देखो 3 पे क्या है, यहाँ पे ये इस पे दिखा रहा है आवृत्ति, तो 3 पे ये जो आवृत्ति है न्यूनतम आवृत्ति है, उसके बाद 4 फिर 5, बहुत सारे आगे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, हमें निकालना क्या है, पहला हमारा जो इसमें ऑप्शन है उसमें निकालना है देहली आवृत्ति। जैसा कि हम जानते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए इसमें न्यूनतम आवृत्ति कितनी है, 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान 0 है ना, कितना है, देखो यहाँ 0 है, इस बिंदु पे गतिज ऊर्जा ने ऊपर ये पॉइंट नहीं गया है, तो यहाँ पे 0 है, किस पे, 3 पे ना, तो 3 क्या है यहाँ पे, देहली आवृत्ति इसकी है। देहली आवृत्ति का सिंबल क्या होता है, न्यू नॉट। कितना होगा, देखो यहाँ 3 पे है 0, तो क्या होगा 3 गुणे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 14, मात्रक क्या है, हर्ट्ज।
ठीक, तो अब देखो यहाँ 3 पे, इस वाले 3 बिंदु पे, ठीक, ऊपर तो हम गए नहीं वाई एच पे, यानी इस वाले 3 बिंदु पे जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, यहाँ से हमारा पहला जो इसका ऑप्शन है वो सॉल्व हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें निकालना है कार्यफलन, ठीक, और निकालना है प्लांक नियतांक। तो पहले प्लांक नियतांक निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम निकालेंगे कार्यफलन सूत्र होता है W बराबर h न्यू नॉट, हमें वहाँ h की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो पहले हम h का ही मान निकाल लें यहाँ से, फिर निकालेंगे हम यहाँ से W। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं E बराबर, E क्या है, फोटॉन की आवृत्ति, बराबर W यानी कार्यफलन प्लस E के, ये आपका फार्मूला है। E बराबर क्या होता है, h न्यू, W, और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा W प्लस E बराबर ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए E तो हो जाएगा ये हमारा, यहाँ E यहाँ से लगाएंगे हम इसको इक्वल, ठीक, यहाँ होगा हमारा प्लस, तो क्या बनेगा यहाँ E बराबर W प्लस E के, तो E है फोटॉन की ऊर्जा, h न्यू हो गया, बराबर W होता है h न्यू नॉट प्लस E के। ठीक, अब यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, माइनस का हो गए, इन दोनों में h हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा न्यू, यहाँ बचेगा न्यू नॉट, उधर हो जाएगा e की पावर e के, दोनों में h कॉमन लिए। न्यू क्या है, देखो न्यू होगी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, देखो यहाँ से, ये तो हमारी देहली आवृत्ति है 3 पे, न्यूनतम आवृत्ति ना, इसके बाद कितनी है, देखो यहाँ 4, तो 4 पे आवृत्ति ना कितनी है, 4 गुणे 10 की पावर क्या लिखेंगे, 14, लिख दिया न्यू का मान, माइनस न्यू नॉट यानी न्यूनतम आवृत्ति कितनी है, न्यूनतम 3, तो 3 गुणे 10 की पावर 14 लिख दिया यहाँ से, बराबर ई के। गतिज ऊर्जा कितनी है, देखो 3 पे तो 0 है गतिज ऊर्जा, यहाँ से हमें निकालेंगे किस पे, 4 पे, तो 4 पे गतिज ऊर्जा कहाँ जा रहा है हमारा, ये 1 पे जाएगा ना ग्राफ, तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक, ये हो गया इस साइड से, तो इधर क्या होगा, यहाँ इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, यहाँ से देखो 4 10 की पावर 14 से जाएगा 3 10 की पावर 14, तो यहाँ बचेगा h गुणे, यहाँ क्या बचेगा, h गुणे 10 की पावर 14, उधर क्या बच जाएगा, इधर हमारा होगा 1 गुणे 10 की पावर कितना, माइनस का 19। ठीक, ये जाएगा अपॉन में, ठीक, यहाँ आएगा अपॉन में, तो ये आएगा 10 की पावर 14, यहाँ अपॉन में जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का यहाँ 19 है, ये नीचे से होके ऊपर जाएगा 14, तो माइनस का ये भी होगा, तो माइनस का 19 माइनस का 14 कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका माइनस का 33। ठीक, एच आ गया प्लांक नियतांक। ठीक, इसको, इस माइनस 33 को हम क्या ले सकते हैं, अगर इसे लिखना चाहें तो 10 इंटू 10 की पावर 34 कर दें, क्योंकि 10 के ऊपर 1 पावर होगी, यहाँ से ना 34 से गया 1, 33 ही है। ठीक, ये हमारा हो गया h का मान, h यानी प्लांक नियतांक निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कार्यफलन, जो कि W बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट, h हमारा जो ये निकला है यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, और न्यू नॉट का मान हमने ऊपर निकाला है पहले पॉइंट में, ये आया है, कितना आएगा 3, ये हमारी पावर कितनी है, यहाँ 1 यहाँ है, घटाएंगे 33 आएगा, माइनस का और प्लस का कितना 14 घटा देंगे उसमें। ठीक, तो क्या बचेगा 19 आएगा माइनस का। ठीक, ये किस में आ गया, जूल में आ गया। ठीक, अगर आपका आंसर ना आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, तो ये जूल में आया है, इसको हम 1.6 10 की पावर माइनस 19 से भाग कर देंगे, किस में आ जाएगा ये भैया, ये आपका आ जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितना आएगा, W बराबर 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। देखो भैया अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल कहा गया है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। इस परिभाषा के अनुसार n फाई क्या है, फ्लक्स, n क्या है, ग्रंथियों की संख्या, तो ये क्या हुआ, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या अनुपाती।
आई मीन्स पहली कुंडली में धारा बह रही हो, ठीक, कितनी, मान लो 1 एम्पियर, अगर यहाँ हम 1 कर दें तो एम, यहाँ मान लो कितनी बह रही है उसमें धारा, 1 एम्पियर। अब यहाँ से अगर साइन हटेगा तो एम का आएगा, कांस्टेंट आएगा 1। तो एम का इसमें है नेतांक, जिससे हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो क्या बना यहाँ से, अगर 2 कुंडलियाँ हैं तो उनमें एक में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, ठीक, वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगी, जबकि पहली कुंडली में धारा 1 एम्पियर बह रही हो, ठीक। इस अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक। ये भैया हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। अब इसी में सटा हुआ एक सवाल आपका दिया गया है, उसमें आपकी ये इक्वेशन दी गई है, I बराबर 10 साइन 100 पाई टी, और आपसे कहा गया है कि m निकालो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं E बराबर सूत्र होता है m di/dt, तो di/dt होता है। m निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, di/dt। प्रश्न आपका I में दिया गया है, तो क्या करेंगे, di/dt कैसे आएगा, ये जो इक्वेशन है ये I और t में है, तो हम कर देंगे इसका t के सापेक्ष अवकलन। तो क्या बनेगा, di/dt, यहाँ अवकलन करेंगे तो आएगा आपका ये कांस्टेंट टर्म हो गया। यहाँ से साइन है भैया आपका, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, ये हमारा हो गया थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे थीटा तो है नहीं, तो जो टी है, टी का जो गुणांक है 100 पाई, वो फिर से लिखेंगे यहाँ, ठीक। अब कितना आएगा, 100,000 पाई, यहाँ क्या हो गया हमारा ये हो गया कॉस 100 पाई टी, ये आ गया di/dt। देखिए भैया आगे क्या है, यहाँ से हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है E वैद्युतवाहक बल, E बराबर m di/dt सूत्र है, ठीक। तो m di/dt का मान हमने ऊपर निकाला, इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक। ये हो गया di/dt। निकालना है E मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ लिखता है, हमने लिखा यहाँ पे E मैक्सिमम, अधिकतम वैद्युतवाहक बल, m हो गया, ये हो गया हमारा 1000 पाई। और हम जानते हैं कास का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ, ई मैक्सिमम बराबर m, और यहाँ आएगा 1000 पाई। प्रश्न में दिया गया भैया आपका है, क्या दिया गया प्रश्न में कि ई मैक्सिमम का मान 5 पाई है, तो यहाँ से कर देंगे ई मैक्सिमम का मान 5 पाई। क्या होगा यहाँ से, अब देखो भैया, ये जाएगा अपॉन में, इसके 5 पाई की अपॉन में चला गया, तो पाई से पाई तो कट जाएगा यहाँ, ठीक। ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 1000, तो 5 हो गया ऊपर, 10, यहाँ 1000 मतलब 10 की पावर 3, ऊपर ले जाओगे क्या आएगा, 10 की पावर -3। और निकाला आपने क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इस प्रकार आपने यहाँ अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ से हमारे जो है ये आपका 3 नंबर जो है क्लियर हो गया। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। अगला जो है, ठीक है, इसी का अगले जो प्रश्न हैं उनको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, अगली वीडियो बताएंगे उनको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न, ठीक है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, और थोड़ा प्रेरित होके जो इसके अन्य सेट हैं 2025 के 7 सेट, 24, 23 और 22, इन सभी सेटों का जो सलूशन है वो आपको मिल सके। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट होते रहें और आपको उसका बेनिफिट होता रहे।